हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस। तो मैंने पहले आपको जनरल आइडिया दे दिया था कि रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है। ओके, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ। मैंने रिग्रेशन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैं यहाँ पे करता हूँ कि रिग्रेशन एक जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है। मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख देता हूँ कि जो y में जो चेंज हो रहा है वो किस पे कंडीशनल है, मतलब x में चेंज हो रहा है फिर y में चेंज हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये β1 लिख रहा हूँ, ये आगे प्लस ये β2 लिख रहा हूँ, ये आगे मैं xi लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखियो ये एवरेज वैल्यू जो होता है हमारा y का, जैसे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कोई x किसके लिए है, x ये आपका इनकम लेवल बता रहा है, ठीक है, और y जो आपका बता रहा है वो कंजम्पशन बता रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे इनकम में चेंज होगा, आपका डिस्पोजेबल इनकम में चेंज होगा तो आपके कंजम्पशन में चेंज होगा। तो ऑन एवरेज जो जितना आपके कंजम्पशन में चेंज होगा एक्स के कारण, ओके, तो वो चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स में चेंज होने से कितना आपके इसमें चेंज होगा, आपके वाई में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, वो आपका β2 कोफिशिएंट होगा, वो बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए β1 और β2 जो है ये अननोन वैल्यूज़ हैं, हमारे पास नहीं है। इनकम कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो भी आ रहा है ये आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आ रहा है हमारा किसका, वाई का, कंजम्पशन का कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू है। कंडीशन लगा दिया कि एक्स में चेंज होने के कारण हमारा कंजम्पशन में कितना चेंज हो पा रहा है, वाई में कितना चेंज हो रहा है। ओके, तो इस चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होना। अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये कंजम्पशन वाई आई लिख देता हूँ, तो ये ऊपर वाला क्या बता रहा है, ये एवरेज बता रहा है। ओके, ये जो बता रहा है आपका एवरेज कंजम्पशन बता रहा है, और नीचे वाला जो बता रहा है ये स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल का कंजम्पशन बता रहा है। ओवरऑल जैसे मैं 10 इंडिविजुअल की स्टडी करता हूँ, उनका मैं ऐसे इंडिविजुअल की स्टडी करता हूँ कि जिनका 1000 डॉलर उनका इनकम है, ठीक है, तो उनका कंजम्पशन कितना होगा। तो मैं इस तरह से एक उनका रिग्रेशन का कैलकुलेशन करता हूँ, तो मेरे पास इस तरह का रिजल्ट आएगा। और ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, ये आएगा ऑन एवरेज आएगा। पर्टिकुलर ये 10 लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये उन 10 का एक एवरेज बता देगा मुझे, पर इंडिविजुअल यूनिट नहीं बताएगा। और जैसे मैं वाई आई लिख रहा हूँ, तो ये एक इंडिविजुअल यूनिट हो गई कि इंडिविजुअल क्या करेगा। तो ये एक्सपेक्टेड ऊपर आ रहा है और एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल नीचे आ रहा है, तो इन दोनों में वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। वो वेरिएशन क्या होगा, किस तरह से होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आपको चीज़ समझनी है कि ये β1 है, ये इंटरसेप्ट बता रहा है। इंटरसेप्ट बता रहा है कि x की वैल्यू अगर 0 भी हो जाए तो फिर भी ए वाई का वैल्यू 0 नहीं होगा, वो b1 पे डिपेंड करेगा। जैसे में कंजम्पशन होता है, तो कंजम्पशन में क्या होता है, ये एक ऑटोनमस कंजम्पशन होता है जो कि इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। उसी तरह ये β2 और x1 ये क्या बता रहा है, ये हमारा इंड्यूस्ड कंजम्पशन को बता रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर है कि किस तरह से हम ये एक मीन वैल्यू, ओके, एवरेज और मीन रिस्पॉन्स ऑफ वाई वेरीज विद द एक्स, मतलब एक्स में चेंज होगा तो ये वाई का भी मीन रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब आगे मैं आपको एक दो चार कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि इसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये आ गया हमारे पास, ये मैंने ऊपर जो डिस्कस किया, ये PRF आ गया, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, ठीक है। पॉपुलेशन रिग्रेशन इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम इंटायर जो भी पॉपुलेशन होती है वो सारे का कैलकुलेशन करते हैं, तो इसीलिए इसको पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन बोलते हैं। इसमें हम सैंपल नहीं लेते हैं। जैसे हम सैंपल लेंगे तो PRF क्या बन जाएगा, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन बन जाएगा, जो मैं आगे अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। आगे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक दो इसकी कुछ फीचर्स बता देता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट सबसे पहला है, आपको इसमें देखना है कि ये जो है लीनियरिटी इन वेरिएबल्स क्या होता है, ये आपको समझनी है। और जब हम देखो लीनियरिटी वेरिएबल क्या होगी, जैसे मैं यहाँ पे इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लेता हूँ, वाई का ले लेता हूँ, ठीक है, कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं β1 प्लस β2, ओके, x लिख देता हूँ, xi लिख देता हूँ, रेज टू पावर 2 कर देता हूँ। यहाँ पे देखो x का अगर पावर हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये एक वेरिएबल में लीनियर नहीं है, मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। ओके,
तो ये क्या हो गया, एक्स के साथ क्या पावर अपीयर हो रही है, यहाँ पे 2 पावर अपीयर हो रही है, तो ये लीनियर नहीं है, वेरिएबल लीनियर नहीं है। लीनियर के लिए आपका 1 होना चाहिए, और लीनियर के केस में फिर आप देखोगे कि हमारा जो एक ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। उसी तरह मैं दूसरी बात करता हूँ कि लीनियरिटी इन पैरामीटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लीनियरिटी 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 इन द पैरामीटर। पैरामीटर, अब देखिए पैरामीटर होता क्या है। वंस अगेन मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, सेम कंडीशन लिख रहा हूँ, कंडीशनल मीन कहते हैं इसे, कंडीशनल मीन लिख रहा हूँ। वो किसके इक्वल है, ये आ गया β1 प्लस β2 और ये xi, ये मैं लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे β2 जो है इसकी पावर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लीनियर पैरामीटर में नहीं बचा है। यहाँ पे पैरामीटर कौन से हैं, यहाँ पे पैरामीटर होते हैं ये β1 और β2 पैरामीटर है। ये जो इनकी हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। पैरामीटर की अगर पावर 1 नहीं है तो लीनियर नहीं है, 1 से ज़्यादा है तो ये हमारा नॉन लीनियर बन जाता है। तो जब हम एक लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं, जब लीनियर रिग्रेशन मीन लीनियरिटी इन पैरामीटर, लीनियरिटी इन वेरिएबल्स नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि लीनियर रिग्रेशन की जो हम बात करते हैं, लीनियर रिग्रेशन मीन्स लीनियरिटी इन पैरामीटर्स। और ये आपको पता है कि पैरामीटर हमारे पास कौन है, β1 और β2 हमारे पास ये पैरामीटर है। ओके, तो यहाँ पे आई होप कि आप ये सारी चीज़ें समझ गए। तो पहले हमने क्या बात किया, लीनियरिटी इन वेरिएबल की बात की। तो यहाँ पे वेरिएबल ये हमारा लीनियर नहीं है, तो इसको हम लीनियर रिग्रेशन बोल सकते हैं क्योंकि पैरामीटर में लीनियर है। और लीनियरिटी इन पैरामीटर क्या है कि आपकी जो बीटा की जो पावर है β1 या 2 की, ये 1 से ज़्यादा नहीं है। 1 से ज़्यादा है तो लीनियर नहीं है, तो ये नॉट अ लीनियर, ये लीनियर नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही हम लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि वो लीनियर इन वेरिएबल, वो लीनियरिटी इन पैरामीटर हमें देखनी होगी। अगर पैरामीटर में लीनियर है तो वो हमारा रिग्रेशन क्या होगा, वो हमारा रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन होगा। अब मैं और एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपको ये चीज़ समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब ये देखो कि आपको ये चीज़ समझनी है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किस तरह, जैसे क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ मैं। जैसे ये मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, एक लाइन मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक कर्व बनाने जा रहा हूँ। जैसे ये आ गया, ये कर्व क्या है, ये क्वाड्रेटिक टाइप ये बन गया। तो इसका क्या है, जैसे मैं ये ऐसे लिख देता हूँ कि हमारा जो y का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, तो इसको मैं β1 लिख देता हूँ, ये β2 लिख देता हूँ, ठीक है, ये प्लस बीटा, अब ये x है यहाँ पे, और ये β3x² लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ये स्क्वायर लिख रहा हूँ बीटा, तो यहाँ पे देखो ये क्या क्वाड्रेटिक बन गया। पर यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी है कि ये जो है ये लीनियर रिग्रेशन है। लीनियर रिग्रेशन कैसे है, क्योंकि इसका पैरामीटर लीनियर है। ये सारे देखो, ये पैरामीटर लीनियर है तो ये लीनियर रिग्रेशन हो गया। ओके, इसी तरह आप देखोगे दूसरों को, एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल में जो आप देखोगे कि एक्सपोनेंशियल में किस तरह का डायग्राम बनता है। तो जैसे एक्सपोनेंशियल में कुछ इस तरह से है, जैसे ये मैं ये β1 प्लस β2x में लिख रहा हूँ। तो देखो एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि आप ऐसे लिखोगे तो एक्सपोनेंशियल में कुछ इस तरह से एकदम ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है ये, ठीक है। तो ये भी जो है लीनियर हमारा रिग्रेशन है, पर ये वेरिएबल्स में लीनियर नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह आप क्यूबिक ले लें, उसमें भी इस तरह से होता है। तो हमें पैरामीटर के ऊपर ध्यान देना है, ना कि हमें वेरिएबल पे ध्यान देखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब एक चीज़ आपको देखनी है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपको काफ़ी ध्यान दे के समझना है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि मैंने आपसे क्या बात की थी पहले, मैंने आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन वैल्यू की बात की थी कि जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी y कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ये, ठीक है, x पे डिपेंड कर रही है। और ये मेरी थी ये β1 प्लस β2 xi, ठीक है, ये बात कर रहा था मैं। ये वैल्यू इसके इक्वल है। पर जहाँ तक आप इंडिविजुअल की बात करेंगे वो
मीन वैल्यू से अलग हो सकती है। जैसे मैंने कंडीशनल मीन मैंने बताया और इंडिविजुअल यूनिट बताया। सपोज़ आप 10 फैमिली का, जिसका देखो 1000 जिनका इनकम है, $1000, मैं 10 फैमिली की बात कर रहा हूँ, उनका मैं एज्यूम कर लेता हूँ 860 उनका एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। पर 10 फैमिली में हो सकता है कुछ फैमिलीज़ का 860 से कम है, 160 से ज़्यादा है, ठीक है। जैसे 160 से ज़्यादा है तो उसका अलग होगा, तो वो मीन से अलग होगा ना, तो इंडिविजुअल को मैं ऐसे लिखूँगा फिर। तो इंडिविजुअल को मैं ऐसे लिखूँगा, ये वाई आई कर दिया मैंने, इंडिविजुअल फैमिली का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो ऊपर है वो आपका मीन एक्सपेंडिचर है, एवरेज एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये आपका मीन्स जो होता है ये मीन के इक्वल होगा या नहीं होगा, है ना। अगर इससे वेरी करेगा तो हम आगे एरर टर्म लगा देंगे। इसको क्या बोलते हैं, एक एरर टर्म लगा देंगे कि मतलब इसको छोड़ के, एक्स को छोड़ के दूसरे जो भी फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहे हैं वो एरर टर्म्स में आ गए, ठीक है, कि जो हमारे इस मॉडल का पार्ट नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो इंडिविजुअल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ रहा है वो मीन से डेविएट करेगा, किसके कारण, ये एरर टर्म के कारण। और एरर टर्म आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे 860 से कम आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर 860 से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये कुछ भी हो सकता है एरर टर्म का वैल्यू, ओके। कि आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको। अब यहाँ पे आपको चीज़ें देखनी है कि ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, इसको ध्यान रखना है, ये आपका मीन वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। मीन वैल्यू आ गया, और ये स्टोकेस्टिक एरर टर्म्स आ गया, इसको हम क्या कहेंगे, एरर टर्म आ गया, ठीक है। ये एक्सप्लेन करता है कि मीन वैल्यू से जो आपकी इंडिविजुअल वैल्यू है वाई आई वो क्यों वेरी कर रही है, ठीक है, वो ये चीज़ एक्सप्लेन करता है। और ये वाई आई जो मैंने आपको बताया, ये क्या बता रहा है, ये इंडिविजुअल का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बता रहा है, पर्टिकुलर एक का, ठीक है। तो एक फैमिली का एक्सपेंडिचर किस तरह से जो मीन वैल्यू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उससे कैसे वेरी कर रहा है, ये आपका एरर टर्म ही एक्सप्लेन करेगा। और एरर टर्म हमारा ये है, और ये हमारा मीन वैल्यू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया और इंडिविजुअल फैमिली का आ गया, ठीक है। ये चीज़ें कैसे वेरी करेंगी तो ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। आगे मैं और आपको इसको डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो एरर टर्म है, इस एरर टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनका आप मैथमेटिकली थोड़ा मैनिपुलेशन करें तो ये थोड़ी और चीज़ें अलग हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप एरर टर्म को आप अलग कर दीजिए। अगर एरर टर्म को अलग कर देंगे तो ये एरर टर्म यहाँ आ गया, यू आई इक्वल टू ए वाई आई माइनस, और ये आ जाएगा आपका, और जो भी एवरेज वैल्यू आपकी कंडीशनल एवरेज वैल्यू है वो आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से ये चीज़ें अलग अलग हो रही हैं। अब यहाँ पे देखो कि ये तो आपका, इसको हम ऐसे क्या बोलते हैं, इसको हम ऐसे डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट भी बोलते हैं इसको। एवरेज वैल्यू जो है हमारे मॉडल में, ये इसको क्या क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट भी बोलते हैं। और ये जो हमारा आ रहा है ये, इसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक या नॉन सिस्टमेटिक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टमेटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हो गई। ये डिटर्मिनिस्टिक आ गया, एवरेज जो हमारा बता रहा है पूरा फैमिली का, और जो यू जो बता रहा है एरर टर्म से बता रहा है, ये नॉन सिस्टमेटिक हो गया, ये रैंडम तरीके से चलता है ये, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो हमारा डिपेंड मॉडल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाई आई को मैंने कैसे लिखा था कि जो मीन वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, कंडीशनल वैल्यू है, वो लिखेंगे, और प्लस हम क्या करेंगे, इसको एरर टर्म लिख देंगे इसका, ठीक है। और मीन वैल्यू किसके इक्वल होता है, जो हमने पहले किया था, ये होता है मीन वैल्यू β1 प्लस β2 एक्स प्लस यू आई। तो इसको आप, इस पूरे मॉडल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें भी सही रहेगा, ठीक है। तो ये आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है। अब यहाँ आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट देखनी है कि आपको इंडिविजुअल फैमिली का क्या देखना है। अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू देखेंगे, अगर इंडिविजुअल का आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू देखना है इसका ही, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा जो एवरेज होगा उसी के इक्वल होगा, ठीक है।
तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखते हैं, किसका स्पेसिफिक वाई आई का एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखना है आपको, कंडीशनल जो एक्स पे डिपेंड करता है, तो ये किसके इक्वल है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये आ जाएगा का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इंटायर ग्रुप जो आप कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और प्लस एरर टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चीज़ देखना है कि ये दोनों चीज़ें, ये पहले वाला कंपोनेंट और दूसरे वाला कंपोनेंट, जब आप एक्सपेक्टेड की बात करते हैं तो दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। जब ऐसे 10 फैमिली का स्टडी कर रहे हैं तो आपको 10 का एवरेज क्या आ रहा है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ रहा है। पर जब आप एक की बात करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, तो वो 10 का एवरेज होगा, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू भी वही होगा। तो इन दो इक्वल हो जाएंगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है हमारा इसका, ये जो है हमारा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर गिवन एक्स आई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई, ठीक है। तो देखो ये जो है डिस्टर्ब टर्म जो हमने यू की बात की है, ये सरोगेट होता है ऑल वेरिएबल दैट आर ओमिटेड फ्रॉम द मॉडल, कि मॉडल से हमने जो वेरिएबल ओमिट किए हैं, उनको छोड़ा हुआ है, उन सब को इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे इनकम है, तो इनकम को ज़रूरी नहीं है कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम ही अफेक्ट करेगी, उसमें नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, है ना। दूसरा आपका इन फ्यूचर के बारे में क्या है, आपका एजुकेशन लेवल, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जो सारे फैक्टर्स को आप मॉडल का पार्ट नहीं बना सकते, इसलिए वो सारी चीज़ें एरर टर्म्स में चली जाती हैं, ठीक है। आगे देखना है आपको कि अब मैं बात करूंगा, ये मैंने आपको पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के बारे में बात किया था। अब मैं बात करूंगा कि सैंपल रिग्रेशन फंक्शन क्या होता है। देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारा, ये सैंपल रिग्रेशन फंक्शन SRF PRF की बात करती और SRF की बात करें। अब सबसे पहले आपको देखना है कि जो हम सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है उसको हम इस तरह से लिखते हैं कुछ, जैसे मैंने YI लिख दिया, तो मैं इसको ऐसे करूँगा और आगे कर दूँगा इसको मैं β1 हैट बोल दो इसको, या आप, ठीक है, हैट ही बोलते हैं इसको, या कैप बोल दो, और ये β2 कैप, ठीक है, और ये XI मैंने लिख दिया। देखो यहाँ पे देखो, जनरली हमने क्या किया था, जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन की मैं आपको बात करूँ तो उसमें मैंने क्या किया था, जैसे भी मैं करता था तो मैं यहाँ ऐसे लिखता था β1 + β2 XI, ठीक है। इनमें मैं हैट का यूज या कैप का यूज नहीं करता था। तो हैट का क्या है कि हमने β1, हमें क्या है, पॉपुलेशन का, हम इंटायर पॉपुलेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, हमें पर्टिकुलर एक सिटी का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखना है, तो हम कुछ लोगों का एक सैंपल लेंगे, ठीक है, उसमें सैंपल फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। अब ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन क्या होता है, आप एक सैंपल निकालते हैं तो उसका एवरेज में सपोज आपको 700 आ रहा है, ठीक है, एक सैंपल और निकालते हैं आपका 640 आ रहा है, तो ये क्या है, जो वेरिएशन आ रहा है, तो आप अलग अलग सैंपल लेने के कारण आ रहे हैं और इसी को सैंपल फ्लक्चुएशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि हैट जो बीटा हैट जो है, हम क्या कर रहे हैं, हम ये बीटा हैट 1 से हम किस चीज़ को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू ऑफ β1, ठीक है। उसी तरह β2 हैट से हम किसका ट्रू वैल्यू असेस या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम β2 की कर रहे हैं। तो इसलिए तो सैंपल के थ्रू ही हम जो ट्रू पॉपुलेशन जो हमारा रिग्रेशन फंक्शन है उसकी कैलकुलेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। पर एक्चुअली अब β1 β2 के बारे में किसी को अननोन वैल्यूज़ होती हैं, तो फिर हम जो है ये टेस्ट लगाते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा रिजल्ट ये सही आ रहा है गलत आ रहा है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना है कि हम मोस्टली जो यूज करेंगे वो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन का यूज करेंगे, जिसको हम ये हैट से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो पर्टिकुलर एक एवरेज बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि किस तरह से ये दोनों चीज़ें अलग अलग चलती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे एक मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने लाइनें ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक मैं वैल्यू ले लेता हूँ कि ये आपने रिग्रेशन किया, लीनियर रिग्रेशन है, ये आपने ड्रॉ कर लिया, और इस रिग्रेशन पे क्या है कि
आपका, आपने एक्स यहाँ पे लिया है और वाई यहाँ पे लिया है, कि मतलब वाई में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ रहा है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ रहा है आपका, और ये आपका डिस्पोजेबल इनकम आ रही है, ठीक है। अब पर्टिकुलर लेवल आप यहाँ पे ले लेते हैं इसका। तो पर्टिकुलर लेवल पे क्या होता है कि आप जो है एवरेज क्या आ रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आपका एवरेज कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर इतना है तो आपका एवरेज यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप डिनोट कैसे करेंगे, तो एवरेज हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स, ठीक है। कंडीशनल मीन एवरेज आपका यहाँ आ गया, मतलब आपकी एक्स वन आपका इनकम लेवल है, तो आप इतना, ठीक है, आप इतना आपको एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं मीन वैल्यू कह देता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो आपका पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है, और एक्चुअल में ये एवरेज निकाला, और एक्चुअल की आप बात कर रहे हैं तो एक्चुअल आप एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे आ रहा है एक्चुअल, और एक्चुअल को आप क्या कर सकते हैं, वाई आई से डिनोट कर रहे हैं, कि मतलब एक इंडिविजुअल यूनिट है। 10 फैमिली लिया तो एक फैमिली का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कर लिया तो आपका ये वाई आई आ गया, ठीक है, यहाँ पे। और जो आपका जो बता रहा है कौन, आपका जो रिग्रेशन आपने रन किया था वो आपका यहाँ पे बता रहा है, ये इस लेवल पे बता रहा है, ठीक है, इस लेवल पे बता रहा है। और अगर आप एक सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप सैंपल ले रहे हैं तो आपका, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि कुछ इस तरह से आता है, आपका सैंपल ले रहे हैं तो आपका रिग्रेशन ऐसे आ रहा है। और सैंपल वाले रिग्रेशन को कैसे आप डिनोट करोगे, इसको आप वाई आई हैट से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसको कैसे करेंगे, और ये किसके इक्वल होगा आपका, ये होगा आपका बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट, और एक्स आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये वाला पॉइंट जो है, इसको मैं ई पॉइंट दे देता हूँ, और इसको मैं E1 पॉइंट देता हूँ। यहाँ पे देखो ई और ई के बीच में क्या सैंपल की वजह से अलग आ रहा है, ठीक है। और देखो, और ऊपर की तरफ यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है, ये टोटल यहाँ पे देखना है आपको कि यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में ये जो हमने मीन वैल्यू ली है उसका एरर टर्म बता रहा है ये, ठीक है, यू आई से बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे, और यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमने सैंपल लिया है उसका एरर टर्म बता रहा है, उसको मैं हेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि एरर टर्म किस तरह से दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो इसको मैं और दूसरे तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे आपको जो एक्चुअल पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के थ्रू करेंगे, तो जैसे वाई आई का वैल्यू जो ट्रू आ रहा है वो किसके आ रहा है, आपका आ रहा है ये बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स प्लस एरर टर्म आ रहा है, ठीक है, आई। और ये किसके इक्वल है, ये जो मैंने आपको बताया ये इसके इक्वल है, ये वाई एक्स आई, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो भी है, तो इनके बीच में आ रहा है। तो देखो ये जो गैप आ रहा है, एरर टर्म जो बता रहा है यहाँ पे, एरर टाइम, ये इसके कारण बता रहा है। और इसी तरह सैंपल से चलेंगे तो वाई आई की तरफ आपको जाना है, तो ये आएगा बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट, और एक्स आई आ जाएगा, और प्लस एरर और हैट। देखिए ये एक सैंपल का जो हमारा जो एरर टर्म आ रहा है वो अलग है, और जो हमारा पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन से जो एरर टर्म आ रहा है वो अलग है। इसको मैं और अच्छे तरीके से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई आई जो है, इसको और भी आपको सिंपल लिखना है, वाई आई तो ऐसे भी लिख सकते हैं वाई हैट आई प्लस ये, क्योंकि ये जो वाई हैट आई है ये बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट ये इनके इक्वल होता है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखो ये जो गैप जो बता रहा है ये कि इंडिविजुअल यूनिट और मीन वैल्यूज़ में, ये सारे हमने एक्सप्लेन किए यहाँ पे कैसे इनको करना है। मैं और तरीके से बता रहा हूँ। जैसे हमने क्या किया, हमने मीन वैल्यू निकाला, एक्स पे निकाला मीन वैल्यू, तो ये हमारा मीन वैल्यू आ गया, ठीक है। पर एक्चुअल इंडिविजुअल का वैल्यू यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। तो मीन वैल्यू और इंडिविजुअल के बीच में था वो सारा एरर टर्म बता रहा है हमारा, ठीक है। ये तो इसमें हमने बात कर ली। अब हम रिग्रेशन की सैंपल की बात करते हैं, तो सैंपल से हमारा रिग्रेशन थोड़ा अलग आया, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे वैल्यू आई, ठीक है। तो
तो इसने यहाँ पे बताया एक्चुअली यहाँ था, तो यहाँ पे एरर टर्म ये बता रहा है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एरर टर्म जो हमारा सैंपल का आ रहा है वो कम है किससे, जो एक्चुअल में जो हमने एवरेज लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें बात कर ली। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो हमें आगे हम स्टडी करेंगे कि जो है कि हमें किस तरह से इस एरर टर्म को सबसे मिनिमाइज़ करना है, क्या करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।